हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब का प्यारा सा और ब्यूटीफुल सा चैनल निमी टेक्निकल क्लासेस में। इस पूरे क्लास को देखने के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आया, कौन सा नहीं आया, क्या छूट गया, क्या बच गया, क्या रह गया, आप कमेंट करके बताना। हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। दोस्तों, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसरो, डीआरडीओ, डीएमआरसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यूपी आर्मिनल, इनमें से किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप सभी का इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है, आप अपने आप से केवल एक कॉमन सा क्वेश्चन करें आज। और क्वेश्चन ये करना है कि क्या मैं अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित हूं? जिस चीज की मैं तैयारी कर रहा हूं, उस तैयारी के पीछे क्या मैं उस तैयारी के लिए समर्पित किया हूं अपने आप को? अगर जवाब हाँ में आए तो इस क्लास को तब तक आपको छोड़ के नहीं जाना है जब तक कि मैं आपके सामने डटा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं। दोस्तों, आपको तब तक इस क्लास को छोड़ के नहीं जाना है जब तक कि यह क्लास पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। अगर आप अपने आप को पढ़ाई के प्रति समर्पित कर चुके होंगे तो हर सवालों का सामना डट कर करना है। दोस्तों, आप अपने आप को इतना बेहतर बना लो, इतना तैयार कर लो कि जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओ तो अपने आप को औरों से बेहतर पाओ, सबसे अलग पाओ। तो दोस्तों, इसमें हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाए, दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हर प्रश्न को पूरे शिद्दत से सॉल्व करना है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, हर क्वेश्चन का फुल डिटेल में देने वाला हूं आपको। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपको समझाने में। जितना मुझे आता है मैं पूरा पब्लिश करने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, हर प्रश्न अपने आप में बहुत ही पावरफुल और दमदार है। देखिएगा कौन सा प्रश्न आपको क्या सिखाता है, कौन सा प्रश्न आपको आज क्या नया सिखा के जाने वाला है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। परमानेंट मैग्नेट युक्त पीएमएमसी मीटर को यदि एसी सप्लाई से जोड़ा जाए तो क्या होगा? इस क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है, आप उसको ढूंढना। तब तक मैं इसका आपको आंसर देता हूं। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन कि परमानेंट मैग्नेट युक्त पीएमएमसी मीटर में यदि गलती से हम एसी सप्लाई से जोड़ा जाए तो क्या होगा? सप्लाई आवृत्ति के अनुसार पॉइंटर विचलन करेगा या कोई विचलन नहीं होगा, या फिर आरएमएस मान को दर्शाएगा मीटर, या मीटर एवरेज मान को दर्शाएगा, या फिर फूक जाएगा। दोस्तों, आप एक चीज ध्यान रखना कि एक ऐसा मीटर जिसको बनाया गया है केवल डीसी सप्लाई पे काम करने के लिए, अगर हम उसको मिस्टेक से, गलती से हम उसको एसी सप्लाई से जोड़ देते हैं तो वो किसी भी कंडीशन में फूकेगा नहीं, वो जलने का कोई चांस ही नहीं है उसका। अब ध्यान दीजिए, क्या वो एवरेज मान को दर्शाएगा या आरएमएस मान को? तो वो दोस्तों कोई विचलन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इस डायग्राम को आप देखना, ये डायग्राम आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। सबसे पहले इस चित्र को, ये कौन सा चित्र है, इसका नाम लिखते हैं पीएमएमसी मीटर। पीएमएमसी मीटर। अब देखना दोस्तों, ये पीएमएमसी मीटर के अंदर का पूरा भाग आपको दिखाया गया है। सबसे पहले हर भाग का नाम जानते हैं कि कौन से भाग का क्या नाम है। ये है चुंबक। ये क्या है? चुंबक। किस प्रकार का चुंबक है? परमानेंट मैग्नेट, यानी कि ये स्थायी चुंबक है। ये स्थायी चुंबक है। अब ये क्या है? तो लिखिएगा, ये इसका एन पोल, ये है इसका एन पोल, और इस तरफ है इसका एस पोल। बीच में ये लगी है मृदु आयरन का कोर। ये मृदु आयरन का कोर है और इसी कोर में कॉइल लपेटी गई है। यहां पे है, ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये है हमारी कॉइल। कॉइल बोले तो वाइंडिंग। क्लियर? इसके बाद देखिएगा, ये है हमारी स्केल। स्केल के अलावा ये वाली पॉइंटर है हमारी, ये क्या है? पॉइंटर। ये हमारी पॉइंटर। और ये है दोस्तों हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग, ये तो हो गया इसके हर एक पार्ट का नाम।
अब देखते हैं हम ये काम कैसे करता है। हम तो बता दिए कि भाई कोई विचलन नहीं करेगा, हम देखते हैं क्यों विचलन नहीं करता है। देखिएगा दोस्तों, ये एक पीएमएमसी मीटर है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाली मीटर। ये धारा यानी कि ये करंट और वोल्टेज को मापती है, करंट और वोल्टेज को मापती है। अब देखना, ये केवल और केवल डीसी करंट और डीसी वोल्टेज को ही मापती है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक बैटरी है। ये क्या है? ये एक बैटरी है, ये है बैटरी। ये बैटरी दोस्तों पूरी तरह से चार्ज है। क्या है? ये बैटरी पूरी तरह से फुल चार्ज है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो इसमें करंट कितना उपस्थित होगा, इस चीज को हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ये है दोस्तों कॉइल। कॉइल देखिए कोई सा भी हो, कॉइल में दो सिरा होते हैं। पहला तो प्रारंभिक सिरा, पहला होगा प्रारंभिक सिरा और दूसरा होगा सेकेंडरी सिरा यानी कि अंतिम सिरा, दूसरा अंतिम सिरा होगा। यानी कि एक एक सिरे को हम, इसके पहले सिरे को मैं बैटरी के निगेटिव से और दूसरे वाले सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूं। इसके बाद क्या है कि जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह चलेगा, यानी कि इसमें करंट गति करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों जैसे ही करंट गति करना स्टार्ट कर देगा, अब ध्यान से सुनना, यह है स्थायी चुंबक। चुंबक में क्या होता है, चुंबकीय रेखाएं। तो जो चुंबकीय रेखाएं है ना, ये हमारी चुंबकीय रेखाएं जो एन पोल से एस पोल, एस पोल से एन पोल, एन पोल से एस और एस से एन की तरफ ये इस प्रकार से गति कर रही हैं। इसी मतलब कि इस प्रकार से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के बीचों बीच एक मृदु आयरन का कोर रखा गया है। इस कोर में वाइंडिंग किया गया है और वाइंडिंग का दोनों सिरा बैटरी से कनेक्ट है। बैटरी से कनेक्ट होने के कारण इसमें धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा, ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, ये कॉइल दोस्तों ये गति करना स्टार्ट कर देगा, ये घूमने लगेगा। मूविंग कॉइल, मूव का मतलब होता है गति करना, कॉइल तो वाइंडिंग होती है, यानी कि ये वाइंडिंग गति करना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। और एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि ये गति तभी करेगा जब ये करंट है, ये जो करंट जा रही है, ये करंट का मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर करंट के मान में परिवर्तन हो गया तो ये कॉइल नहीं घूमेगी, इतना आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ एक ऐसे करंट को देते हैं जो जिसका मान परिवर्तन नहीं होता है, तो हम डीसी करंट देते हैं। डीसी करंट में करंट का मान कभी चेंज नहीं होता है। करंट का मान करंट यहाँ फ्लो होने लगी, फ्लो होने से ये कॉइल घूमने लगी। घूमने से क्या होगा, ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर पे एक बल लगेगा। कोई भी चीज अगर घूम रहा है तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है, उसी बल के द्वारा ये पॉइंटर भी धीरे धीरे घूमना स्टार्ट कर देगा। और ये है हमारी स्केल। इस स्केल के किस पॉइंट पे जाके ये पॉइंटर रुकेगा, ये हम नहीं तय करेंगे। इस बैटरी में कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है वो तय करेगा। मान लीजिए इसमें 3 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंटर है यहां से उठकर इस 3 एम्पियर वाले पे जाके ये रुक जाएगा, जिससे हमें पता चल गया कि ये जो डीसी है, जब डीसी बैटरी है, जब ये फुल चार्ज होगी उस समय इसमें 3 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है। क्लियर, पता चल गया। तो ये दोस्तों ये करंट और वोल्टेज दोनों का पता लगा सकती है। केवल डीसी करंट और डीसी वोल्टेज को, एसी पे ये काम नहीं करेगी। अगर आप गलती से भी एसी सप्लाई दे देते हैं तो कोई विचलन नहीं करेगा, ठीक है, कोई विचलन नहीं करेगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर माना जाएगा। चलिएगा दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा ना, बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश कर लो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके अगल बगल क्या हो रहा है, सब कुछ भूल जाइए। अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस लगा दीजिए इस पे। आप यूं समझिए कि कल ही हमारा एग्जाम होने वाला है, इस तरह से आपको पढ़ना है। करेक्ट। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 222। देखिएगा इस क्वेश्चन को, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत को मानते हुए अपना कार्य पूर्ण करती है? एम्पियर का सिद्धांत, हेलिक्स का सिद्धांत, मैक्सवेल का सिद्धांत, म्यूचुअल इंडक्शन या कार्क स्क्रू। अभी दोस्तों बिल्कुल तार तार कर देते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। देखिएगा ये जो ट्रांसफार्मर होती है,
ट्रांसफॉर्मर दोस्तों ये किन किन सिद्धांतों पे कार्य करती है, जरा एक बार देखिए। सबसे पहला सिद्धांत सहप्रेरण। सबसे पहला कौन सा है तो लिखेगा, सबसे पहला है हमारी सहप्रेरण। फिर है पारस्परिक प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण। इसके बाद है दोस्तों अन्योन प्रेरण, इसके बाद अन्योन प्रेरण। फिर होगा हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल प्रेरण। अब आप देखिए कि इनमें से ऑप्शन कौन सा है, सारे ऑप्शन का मिलान कीजिए। ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत। ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसमें है म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत। ये चारों यानी कि जितने भी प्रेरण है ये दोस्तों इनका नाम अलग अलग है, क्लियर, काम सब का एक ही है, बस नाम अलग है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी भी नाम को आपको दे सकता है, इसलिए हर नाम को अपने नोटबुक में छाप के रखिएगा। अब देखिए कार्क स्क्रू का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, ये कुछ नया सिखाएगा आपको। देखते हैं क्या नया सिखाता है। कार्क स्क्रू का सिद्धांत क्या कहता है। मैं कहता हूं ये एक चुंबक है, ठीक है, चुंबक है। चुंबक में एक तरफ होता है एन पोल, एन सिरा, दूसरे तरफ होता है एस पोल या एस सिरा। आप सभी को पता है कि चुंबक है तो चुंबकीय रेखाएं भी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि चुंबकीय रेखाएं एन से एस की तरफ जाएंगी या एस से एन की तरफ जाएंगी? क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आप देख के बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो कैसे पता लगाया जा सकता है कि जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो एन से निकल करके एस की तरफ जा रही हैं, एन से निकल के एस की तरफ जा रही हैं, या फिर ये एन से निकल करके एस से निकल करके ये एन की तरफ जा रही हैं? कैसे आप पता करेंगे? तो वो कॉर्क स्क्रू का सिद्धांत आपको पूरा क्लियर बता देगा कि एन पोल से निकल करके जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो एस पोल की तरफ जा रही हैं। इनका डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है, क्लियर। इनके डायरेक्शन का पता कार्क स्क्रू सिद्धांत के द्वारा लगाया जा सकता है। क्लियर हो गया। मैक्सवेल का सिद्धांत क्या कहता है? मैक्सवेल का सिद्धांत ये कहता है कि जो चुंबक है, चुंबक में दो पोल हैं, एक तरफ एन एक तरफ एस। हमें चल गया पता कि चुंबकीय रेखाएं एन पोल से निकलकर एस पोल की तरफ जाएंगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि चुंबकीय रेखाएं कितनी हैं यहाँ पे? इन चुंबकीय रेखाओं को मैं फ्लक्स कहता हूं, चुंबकीय फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या होता है, ध्यान देना दोस्तों, मान के चलना कि ये चुंबक है, इसमें 4 चुंबकीय रेखाएं निकल रही हैं, 1 2 ये 3 और ये 4। चारों चुंबकीय रेखाओं को जब मैं इकट्ठा गिनूंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 4 चुंबकीय रेखाएं हैं, मैं ये कहूंगा कि फ्लक्स है। क्या कहूंगा उसको? फ्लक्स। फ्लक्स को किससे मापते हैं? तो हाँ जी, ये वेबर से मापा जाता है। किससे? वेबर से मापा जाता है। तो क्या कोई ये बता सकता है कि कितने वेबर का फ्लक्स इसमें जनरेट हुआ? क्या कोई ये कह सकता है कि कितने वेबर का फ्लक्स इस पे जनरेट हुआ, है ना? कितने वेबर का फ्लक्स इस पे उत्पन्न हुआ, क्या ये कोई बता सकता है? बिल्कुल, मैक्सवेल का जो सिद्धांत है यही तो बताता है कि चुंबक है, चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स है। कितना अमाउंट में चुंबकीय फ्लक्स है? 1 kg 2 kg ठीक है, तो वो कौन बताएगा? मैक्सवेल का सिद्धांत बताएगा। अगला देखना दोस्तों, हेलिक्स का सिद्धांत। हेलिक्स का सिद्धांत क्या कहता है? अब ध्यान देना, हमें सबको पता है। क्या पता है जी? अभी पता चल जाएगा क्या पता है। हमको पता है कि ये एक पोल है, ये मोटर का एक पोल है, क्लियर। ये हो गया जी मोटर का पोल, और दूसरा पोल हमारा यहां पे है, ये है इसका दूसरा पोल। हम इसके पोल पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहां हम वाइंडिंग लपेट देंगे। इस प्रकार से कॉइल लपेट देते हैं, यहाँ पे भी कॉइल लपेटते हैं। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम कॉइल को शॉर्ट करते हैं और एक एक कॉइल को यहाँ से एक में फेज और दूसरे में न्यूट्रल दे देते हैं। फिर होगा क्या? अब देखना, जैसे ही हम फेज और न्यूट्रल देते हैं, ये क्या है तो लिखना, ये है कोर। क्या ये
कोर है किस चीज का बना हुआ है, तो आप लिखना है ये आयरन का है, ये आयरन का कोर है। इस आयरन के कोर के ऊपरी भाग में कॉइल लपेटा हुआ है। जैसे ही हम फेस और न्यूट्रल देंगे इस कॉइल में करंट प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लो होते ही ये कोर क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। क्या ये चुंबक है, किस प्रकार का, विद्युत चुंबक बनेगा। ध्यान देना, विद्युत चुंबक। क्यों, क्योंकि इसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है तो विद्युत चुंबक बन गया। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा एन पोल होगा, कौन सा एस पोल होगा। चुंबक में तो दो पोल होते हैं ना, ये तो बन गया चुंबक। अब चुंबक में तो दो पोल होते हैं जी, कौन सा कोर कौन सा पोल बना, किसको पता, क्या दिखाई थोड़ी दे रहा है इसमें कि कौन सा कोर कौन सा पोल बना, बिल्कुल पता हो जाएगा ना। हेलिक्स का नियम है ना, जब तक हेलिक्स का नियम जिंदा है हम बता सकते हैं कि ऊपर वाली कोर एन है, ऊपर नीचे वाली कोर एस है, या फिर नीचे वाली कोर एन है, ऊपर वाली कोर एस है। तो कौन बता सकता है, ये हेलिक्स का सिद्धांत बता सकता है। क्लियर, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला देखिए एम्पियर का सिद्धांत, ये क्या कहता है जी, ये आपको कुछ अलग सिखाएगा, कुछ अधिक सिखाएगा। और वो क्या अलग चीज है दोस्तों, सबको पता है कि जब हाई वोल्टेज होता है तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं, यानी कि ट्रांसफर करने के लिए वोल्टेज को हम हाई वोल्टेज बनाते हैं। क्लियर, यानी कि ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये वायर निकला हुआ है, क्या ये एक वायर है। ध्यान देना, ये एक ओवरहेड लाइन की वायर है। कोई मुझे ये बता सकता है कि करंट, इसमें जो धारा है वो धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है या फिर जो धारा है ये इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये भी करंट भी तो एक एनर्जी है, एनर्जी किसी को दिखाई नहीं देता दोस्तों। कैसे पता लगाया जा सकता है, एम्पियर का नियम जब तक हमारे साथ है तो दोस्तों हम पता कर सकते हैं कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर है, तार है, उस तार में करंट का प्रवाह किधर हो रहा है, उधर या फिर हमारे तरफ, कौन बताएगा, एम्पियर का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत हैं दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन का खुद डिजाइन किया हूं ताकि मैं आपको सारे सिद्धांत के बारे में एक साथ बता सकूं। अब देखिएगा म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को मानते हुए ट्रांसफार्मर अपना काम पूरा करती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला देखिएगा 223। थर्मल पावर शक्ति उत्पादक केंद्र में जो इकोनोमाइजर होता है, ये इकोनोमाइजर का मुख्य कार्य क्या होता है, बिल्कुल तसल्ली से बताने वाला हूं। इकोनोमाइजर होता क्या है, एक थर्मल पावर प्लांट होती है, उस थर्मल पावर प्लांट में दोस्तों एक होता है बॉयलर, क्या एक होता है बॉयलर। इस बॉयलर के नीचे यहाँ पे आग जलाई जाती है, आग लगाई जाती है। जैसे ही आग लगती है ये पानी यहाँ पे भरा हुआ है, ये पानी क्या बन जाता है, ये स्टीम बन जाती है। स्टीम बोले तो भाप, है ना, स्टीम भाप होता है। अब देखना, ध्यान से सुनना दोस्तों, यहां पे क्या होता है, एक तो लिखेगा इकोनोमाइजर, यहां पे होता है इकोनोमाइजर। क्लियर, और यहां पे है FDF फैन, और यहां पे है चिमनी, यहां पे क्या है, एक चिमनी है। ठीक है, अब यहां पे है दोस्तों एक DM वाटर प्लांट जिसमें कि पानी भरा हुआ है। यहां पे होगा एक मोटर, यहां पे होगा सुपर हीटर, सुपर हीटर, यहां पे है टरबाइन। अब क्लियर, यहां पे होगा कंडेंसर। अब सभी चीज को समझाऊंगा। कंडेंसर, अब देखना दोस्तों, इसमें इसका गेम क्या है, गेम ये होता है भैया कि देखिए हमसे इकोनोमाइजर के बारे में पूछा है, ये है इकोनोमाइजर। ठीक है, ये FD फैन है, यहाँ एक पाइप लगा होता है। ये पाइप क्या करता है, इकोनोमाइजर से होता हुआ जाता है और सीधा चला जाता है इस बॉयलर में। ठीक, अब इसी बॉयलर में से एक, यानी कि यहां से दोस्तों पानी उठाती है ये मोटर, यहां से ये पाइप अपना सीधे इकोनोमाइजर में ले जाती है, फिर ये बॉयलर में आके मिल जाती है इस प्रकार से। क्लियर, इसके बाद यहां से एक और पाइप निकलती है जो कि IFD फैन लगी होती है, ये जाके चिमनी में जुड़ जाती है। ये सारे पाइप हैं, ये सारे क्या हैं, पाइप हैं। अब इसका गेम देखना आप क्या होगा। इसका गेम ये है कि जैसे ही हम
इस बॉयलर में, इस भट्ठी में कोयले को जलाते हैं तो कोयला में नमी तो नहीं है। अगर कोयला में नमी होगा तो कोयला ढंग से जलेगी नहीं, धुआं अधिक निकलेगा, स्टीम कम बनेगी, धुआं अधिक निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, आईएफडी फैन के द्वारा हम यहां से हवा खींचता है आईएफडी फैन अपनी तरफ, और इस हवा को कहां भेजता है, बॉयलर में। लेकिन बॉयलर में भेजने से पहले इस हवा में जो नमी उपस्थित है, क्योंकि आईएफडी फैन सामान्य वातावरण में लगा होता है, सामान्य वातावरण का सामान्य हवा में नमी उपस्थित होता है। उस नमी को हमें सुखाना है, सुखा करके हम फिर इस बॉयलर में भेजेंगे। ठीक, तो नमी को क्या करना है, हमें सुखाने के लिए ये जो हमारी आईएफडी फैन वाली पाइप है, इस पाइप को इकोनोमाइजर से होता हुआ गुजारा जाता है। इकोनोमाइजर बिल्कुल हीट होता है, हीट होने की वजह से इस पाइप से जो एयर जा रही है, उस एयर में जो नमी उपस्थित है वो नमी सूख जाती है, और सूखने के बाद जब यहां से ये एयर यहां से होकर जब यहां बॉयलर में आती है, तो फिर दोस्तों ये पाइप अंदर ही अंदर यहां पे लगी होती है। ठीक है, और फिर ये गर्म हवा बॉयलर में देती है ताकि अच्छे से हमारा कोयला जल सके। ये तो हो गया आईएफडी फैन का एयर। लेकिन हमसे इकोनोमाइजर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इकोनोमाइजर किस प्रकार से काम करता है, यहां से मोटर पानी उठाई, किस लिए पानी उठाया जा रहा है, स्टीम बनाने के लिए। ध्यान रखना, स्टीम बनाने के लिए पानी डीएम प्लांट से उठाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठंडा है। हम ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी लगाते हैं कि हम इस पानी को गर्म करने के लिए बॉयलर पे ले जा रहे हैं। हम क्यों ना ऐसा कुछ करें कि ये पानी रास्ते में ही थोड़ा बहुत गर्म हो जाए। इसके लिए इस पाइप को हम इकोनोमाइजर में ले जाते हैं। सबको पता है इकोनोमाइजर गर्म है, यानी कि ये पाइप भी गर्म हो जाएगी। पाइप के गर्म होते ही पानी भी हीट हो जाएगी, कुछ हद तक पानी हीट हो जाएगी। फिर इस हीट वाले पानी को हम बॉयलर में ले जाएंगे ताकि जल्दी से स्टीम बन सके, जल्दी से भाप बन सके। तो देखना, ये इकोनोमाइजर क्या काम करता है, कोक को पाउडर का रूप देता है नहीं, पानी को गैसों में बदलता है नहीं, डिस्चार्ज को पानी का रूप देता है नहीं, डिस्चार्ज गैस को वायुमंडल में छोड़ता है नहीं, एग्जॉस्ट गैस एवं भीतर आने वाली पानी को गर्म करता है। बिल्कुल ऑप्शन दोस्तों डी हमें संतुष्ट करता है कि भीतर आने वाली पानी को गर्म, भीतर का मतलब कि बॉयलर में डाली जाने वाली पानी को इकोनोमाइजर यहाँ पे हीट कर देता है। एग्जॉस्ट गैस, आईएफडी फैन बाहर से हवा खींचती है, जिस हवा में नमी होता है, नमी युक्त हवा में से नमी को ये सोख लेता है इकोनोमाइजर। यानी कि इकोनोमाइजर गर्म है और गर्माहट से नमी है जो हवा में, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। फिर इसको बॉयलर में डाला जाता है। तो ये किसका काम है, ये इकोनोमाइजर का काम होता है। बिल्कुल जी, समझ में आ गया। अब देखना, ऑप्शन डी कह रहा है कि डिस्चार्ज गैसों को वायुमंडल में छोड़ना। दोस्तों जैसे ही हमारी कोयला जल जाती है, जलने के बाद इसकी स्टीम बन जाती है, यानी कि कोयले का जो उष्मा है, उस उष्मा से क्या बनता है, कोयले की आग से, कोयला जलाने से जो आग जल रही है, आग से हमारी स्टीम तैयार होती है। बाकी जो कोयला का राख है वो तो नीचे चली आती है, और कोयला से जो धुआं निकलता है ये यहां से होता हुआ, आईएफडी फैन से होता हुआ ये वातावरण में चला जाता है। डिस्चार्ज गैस को पानी का रूप देना। अब ध्यान देना दोस्तों, डिस्चार्ज गैस को पानी का रूप, यानी कि यहां से स्टीम तैयार हो गई। इस स्टीम का प्रेशर बहुत कम है, हम इसको सुपर हीटर के पास ले जाते हैं। जैसे ही सुपर हीटर के पास स्टीम जाती है, सुपर हीटर इसको और हीट करके हाई प्रेशर दे देता है, यानी कि स्टीम को प्रेशर से आगे भेजता है टरबाइन में, ताकि टरबाइन हाई स्पीड से घूमने लग जाए। अब ध्यान देना दोस्तों कि घर में कभी आप प्रैक्टिकल करना कि किसी बर्तन में पानी लेना, उस बर्तन को चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना या गैस के। जैसे ही पानी गर्म होने लगेगी, उसमें से स्टीम निकलना, भाप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपना हाथ ऊपर रखना, अगर वो भाप आपके हाथ के संपर्क में आया, वो भाप तुरंत सेकेंडों में ही वो पानी का रूप ले लेगा, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा। जस्ट ऐसे ही ये स्टीम जैसे ही टरबाइन के पंखुड़ियों पे संपर्क बनाता है तो पंखुड़ियां तो घूम जाती हैं, लेकिन पंखुड़ियों पे टच होते ही ये भाप पानी बन जाता है। दोस्तों ये फिर कहा जाता है ये कंडेंसर में। तो डिस्चार्ज गैसों को पानी का रूप कौन देता है, तो लिखेगा ये कंडेंसर का काम है। पानी को गैसों में बदलना, ये तो दोस्तों बॉयलर का काम है। कोक को पाउडर का रूप देना, ये पल्वेराइजिंग कहलाता है ना, ये पल्वेराइजर कहलाता है। कोयले को
पीसना। क्लियर? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है कि एग्जॉस्ट गैस और भीतर आने वाली पानी को गर्म करना। यूपीआरवीएनएल बोर्ड भी इसी को सही माना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 224। निम्नलिखित में से कौन सा मापक उपकरण सप्लाई आवृत्ति के बड़े बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित होता है? दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखना कि आप क्यों ना इस आवृत्ति को पकड़ लो और फिर हम गेम स्टार्ट करते हैं। आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी, क्या आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना केवल और केवल एसी सप्लाई में होती है। ध्यान देना, केवल और केवल एसी सप्लाई। तो क्यों ना हम ऐसे उपकरण को सेलेक्ट करें जो एसी सप्लाई पे काम करता हो। तो आप जरा देखना, डायनामो मापक उपकरण, तापीय मापक उपकरण, इंडक्शन। दोस्तों आप ये इंडक्शन जो है ना, ये जो प्रेरण है, ये प्रेरण भी केवल एसी में ही होता है। और दोस्तों फ्रीक्वेंसी भी एसी में, यानी कि मैच हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से मैच किया जाता है दोस्तों। जब मैच हो गया ना सवाल और जवाब, तो समझिए ये करेक्ट आंसर ही है, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। क्लियर? अब देखना ऑप्शन ई क्या कह रहा है। ऑप्शन ई का कहना है कि हॉट वायर मापक यंत्र, हॉट वायर मापक यंत्र ये दोस्तों एसी और डीसी दोनों प्रकार के हॉट वायर मापक यंत्र हो सकते हैं। सॉरी, एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे काम कर सकता है हॉट वायर मापक यंत्र। और ये धारा और वोल्टेज, लिखना धारा और वोल्टेज दोनों का ये मापन कर सकता है। कितनी खुशी की बात है कि एक ही मीटर से हम दो दो राशियों को माप सकते हैं। थर्मोकपल मापक यंत्र ये भी दोस्तों एसी और डीसी दोनों पे काम कर सकता है। एसी और डीसी पे तापीय मापक यंत्र है ना, ये भी एसी और डीसी दोनों पे काम कर सकता है। डायनामोमीटर भी दोस्तों एसी और डीसी पे काम कर सकता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, और वो क्या ध्यान रखने वाली बात है कि ये भी धारा और वोल्टेज को माप सकता है। धारा और वोल्टेज एसी और डीसी का दोनों का माप सकता है। लेकिन जो डायनामो मापक उपकरण है ये करंट, वोल्टेज और पावर, ये तीनों चीज को माप सकता है एक साथ। क्लियर? ये पावर, वोल्टेज और करंट तीनों राशियों को एक साथ ये माप सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाट मीटर के आंतरिक हिस्से में लगे प्रेशर क्वाइल का आकार कैसा होता है? जी बिल्कुल, महीन तार के अधिक टर्न होते हैं या महीन तार के कम टर्न, महीन तार के कुछ टर्न या मोटे तार के कुछ टर्न, मोटे तार के अधिक टर्न। मैं एक पल के लिए आपको इस डायग्राम से परिचित कराता हूं, यानी कि डबल क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा दोस्तों यहां से क्या सीखने वाले हैं आप आज। वाट मीटर के आंतरिक हिस्से में लगे प्रेशर क्वाइल, ये प्रेशर क्वाइल ना ये हमारा मेन मुद्दा है। अब देखना ये प्रेशर क्वाइल एक्चुअल में आपको बताता किस किस चीज के बारे में जानकारी दिलाता है। देखिएगा ये है हमारी वाट मीटर। किस प्रकार का वाट मीटर? इंडक्शन प्रकार का, ये इंडक्शन वाट मीटर है, इंडक्शन वाट मीटर। अब देखिएगा दोस्तों इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं धुरी। क्या है ये? धुरी। अब यहां पे देखिए ये एक क्वाइल है, ये जो क्वाइल है यहाँ पे लपेटी गई है इस प्रकार से, और ये भी इस प्रकार से, यहाँ से ये शॉर्ट है। तो ये कौन सी क्वाइल है? लिखिएगा ये करंट क्वाइल। कौन सी क्वाइल है? करंट क्वाइल। इसके आगे देखिए ये वाली जो पार्ट है, ये वाली पार्ट क्या है? तो आप लिखिएगा ये डिस्क है। क्या है? डिस्क। अगर आपसे पूछ दे कि किसका बनाया जाता है डिस्क, तो आप लिखिएगा ये एल्यूमिनियम का डिस्क होता है। यहां पे देख पा रहे होंगे दोस्तों एक नीचे और एक ऊपर ये लगी है, इसको हम कहते हैं बियरिंग। क्या है ये? बियरिंग। अगर नाम पूछ दे कौन सा नाम है, कौन सा बियरिंग, तो आप लिखेगा ज्वेल बियरिंग। क्लियर? अब देखिए यहां पे भी वाइंडिंग किया गया है इस प्रकार से। ये कौन सी वाइंडिंग है? तो लिखेगा यही तो है प्रेशर क्वाइल, यही तो है प्रेशर क्वाइल जिसकी हमें कब से इंतजार था, हम ढूंढ रहे थे
इधर से उधर और मिली कहाँ, सामने। और ये है दोस्तों इसका स्प्रिंग, ये है स्प्रिंग, ये है पॉइंटर, और पॉइंटर के साथ में ये है इसका स्केल। अब तो लगता है शायद सारे हिस्सों का नाम हमने जान लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें काम कैसे कैसे करता है ये, देखिएगा दोस्तों। काम के बारे में नहीं, हम नाम के बारे में देखते हैं कि ये कॉइल है कौन सी, करंट, और ये कॉइल है हमारी प्रेशर। हमसे प्रेशर कॉइल के बारे में पूछा है, तो जो प्रेशर कॉइल है ये पतले तार और अधिक टर्न के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पतले तार है ना, पतले तार और अधिक टर्न के होते हैं, वो होते हैं प्रेशर कॉइल। महीन तार के अधिक टर्न, बिल्कुल ऑप्शन ए ही दिया गया है, महीन तार के अधिक टर्न। अगर करंट कॉइल के बारे में पूछ ले तो आप लिखेगा ये मोटे तार कम टर्न। एक लॉजिक बताऊं दोस्तों याद करने का, सुनना। जब भी करंट कॉइल के बारे में पूछे तो आपको ध्यान ना आए कि करंट कॉइल मोटी होती है या पतली, आप बस एक ही चीज सोचना कि जो करंट कॉइल है ये किस उद्देश्य से लगाया गया है। तो दिमाग में एक सिग्नल आएगा कि करंट फ्लो कराने के लिए, यानी कि इसमें जब भी करंट देंगे तो करंट आसानी से इसमें फ्लो हो सके, आसानी से इस कॉइल में करंट गति कर सके। और गति तब करता है जब इसमें प्रतिरोध कम हो। फिर आपके दिमाग में एक सिग्नल आएगा कि प्रतिरोध कम होता है तभी विद्युत धारा का प्रवाह अधिक से अधिक हो सकता है। और प्रतिरोध कब कम होगा, जब वायर का साइज मोटा होगा, यानी कि जो कॉइल है इस कॉइल में जिस वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका आकार, उसका साइज मोटा होगा। तुरंत आपको पता चल जाएगा कि करंट कॉइल मोटे तार का होता है। और जस्ट इसका उल्टा होता है प्रेशर कॉइल का, यानी कि पतला तार और अधिक टर्न। देखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लिखिएगा देखिएगा दोस्तों 226 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है उत्पन्न विद्युत शक्ति को संचरण करने के लिए वोल्टेज के मान को अधिक करने का क्या तात्पर्य है। देखिए जो पावर स्टेशन होता है वहां से, पावर स्टेशन में दोस्तों या तो 11 kV 11 kV का वोल्टेज पैदा किया जाएगा या फिर 33 kV का। इस टाइम पे अधिक से अधिक 33 kV का प्लांट जनरेट कर रही है पावर। और कौन सा प्लांट कर रही है, तो लिखिएगा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जो है यही 33 kV की पावर जनरेट कर रही है और 11 kV में भी पावर जनरेट काफ़ी प्लांटों के द्वारा किया जा रहा है। तो जो प्लांट है यहाँ केवल 11 kV का ही वोल्टेज हमें मिल रहा है, लेकिन हम इस वोल्टेज को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा के इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो वोल्टेज है, ये जो हमारी 11 किलो वोल्टेज है, इसको हमें बढ़ाना होगा कितने में, 33 kV में। हम 33 kV से और बढ़ाना चाहते हैं 66 kV में, फिर और बढ़ाएंगे 132 kV में, ऐसे 220, 360, ऐसे बहुत आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट में दोस्तों ये 465 kV तक जाएगा, इसके बाद ये रुक जाएगी। तो हमें हाई वोल्टेज करने का तात्पर्य क्या है, क्यों हम हाई वोल्टेज करते हैं जब विद्युत शक्ति का संचरण करना होता है? तो क्योंकि दोस्तों संचरण लाइन में हानियां कम हो, इसलिए शक्ति संचरण अधिक दूरी तक की जा सके इसलिए, या कोरोना हानि से बचा जा सके इसलिए, या लाइन नुकसान होने से बचने के लिए। लाइन नुकसान बोले तो लाइन में हानियां, क्लियर। वोल्टेज को वृद्धि करना आसान है। सारे ऑप्शन पॉजिटिव सा लग रहा है दोस्तों, ये सारे ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि सब ऑप्शन सही हो। अगर एक और ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया जाए, एफ लिख दिया जाए सभी, तो क्यों ना हम इसी सभी वाले ऑप्शन को हम करेक्ट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए करना क्या है आपको कि जब वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो करंट का जो मान है ना, लिखेगा जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम जैसे ही बढ़ा देते हैं
तो जो हमारी धारा है ये धारा अपने आप कम हो जाती है। अब जब धारा कम होती है तो धारा हाई होने की वजह से यहाँ पे तापमान उत्पन्न होता है। क्या? यहाँ पे हीट उत्पन्न होता है और यही हीट संचरण लाइन की जो कार्य कुशलता होती है, जो इसकी क्षमता होती है, उसको घटा देता है। तो हम ऐसा क्या करें कि धारा कम हो जाए? तो चलो भैया हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, तो धारा कम हो गई। वोल्टेज को बढ़ाने से क्या हुआ? हानि कम हो गया, है ना। संचरण लाइन में जो हानियां हैं वो कम हो गई, हानि कम हो गया, तो इसका संचरण लाइन की जो दक्षता है वो अपने आप बढ़ जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए ऑप्शन डी कह रहा है कि शक्ति संचरण अधिक दूरी तक किया जा सके। ऐसा तो कोई रोल ही नहीं है। कोरोना बात तो सही है, संचरण लाइन को अधिक दूरी तक किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर हाई वोल्टेज है, अगर लो वोल्टेज है तो हम उसको बहुत अधिक दूरी तक नहीं ले जा सकते। ऑप्शन सी कह रहा है कोरोना हानि से बचने के लिए। अरे कोरोना हानि से बचने के लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। वोल्टेज को बढ़ा दो, करंट अपने आप डाउन हो जाएगा। करंट के डाउन होते ही ये कोरोना हानि भी कम हो जाएगी, लाइन नुकसान कम हो जाएगा। वोल्टेज में वोल्टेज को वृद्धि करना आसान है। ये तो खैर ट्रांसफार्मर की बात है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दो तो वोल्टेज अपने आप बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों बोर्ड ने भी इसका करेक्ट आंसर ए को ही माना था। अगला देखिए 226 नंबर का क्वेश्चन है कि दोस्तों हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ अलग जानकारी दे रही है ना, हर पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट करते चलना। देखिएगा 227 नंबर का क्वेश्चन कि किसी परिणाम मित्र के कार्य करने की कार्य कुशलता तब उच्च मानी जाती है जब भार का पावर फैक्टर 0 हो जाए। कितनी शर्म की कितनी गलत बात है। यानी कि लोहा लॉस कॉपर लॉस से कम हो जाए, इनपुट वोल्टेज उच्च हो, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है उधर वोल्टेज हाई हो जाएगा। अगर वोल्टेज हाई हो गया इसका मतलब कि इनपुट साइड वोल्टेज कम है, फिर तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कम होगा और धारा अधिक होगी, और धारा अधिक हो गया तो लॉस अधिक होगी, तो लॉस जब अधिक होगी तो फिर कार्य कुशलता अधिक कैसे हो सकती है? ये भी गलत हो गया। लोहा लॉस कॉपर लॉस के तुल्य हो जाए, कॉपर लॉस हवा लॉस के बराबर हो जाए, विंडेज लॉस। ठीक है, ये नहीं दोस्तों, करेक्ट आंसर यही होगा, लोहा लॉस कॉपर लॉस के तुल्य हो जाए तब ट्रांसफार्मर हमारी बेस्ट से बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देती है। देखना दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये किस किस कंडीशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो देखिए जब इसका पहला कंडीशन है दोस्तों, जब पावर फैक्टर इकाई हो जाए, जब पावर फैक्टर इकाई हो। इकाई कब होगा? तो इकाई करने के लिए हमें कैपेसिटर का इस्तेमाल करना होगा, है ना। लाइन में हमें कैपेसिटर का इस्तेमाल करना होगा और पावर फैक्टर को हम इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और दूसरा केस होता है कि जब कॉपर हानि बराबर हो जाए आयरन हानि के, कॉपर हानि बराबर हो जाए आयरन हानि के, उस कंडीशन में भी ये ट्रांसफार्मर की कार्य कुशलता उच्च मानी जाती है। क्लियर? ये हो गया दोस्तों, ये 2 पॉइंट हो गए। 1-2 पॉइंट और है, मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा है। देखिए लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका? ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, लोहा लॉस कॉपर लॉस के जब तुल्य हो जाए तो। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 228। पावर संचरण लाइन किसी फीडर को किससे जोड़ती है? क्या इंटरेस्टिंग सवाल है ना। जो पावर लाइन है, पावर संचरण लाइन है, ये फीडर को किससे जोड़ती है? अब देखिएगा ग्रिड स्टेशन को सब स्टेशन से, या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को सर्विस लाइन से, या फिर सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन पावर स्टेशन को स्टेप डाउन सब स्टेशन से, उत्पादन केंद्र को सर्विस लाइन से। बोर्ड ने बहुत ही सहूलियत से इसका जवाब दिया था कि पावर स्टेशन को सब स्टेशन से। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो स्टेप डाउन बीच में ये 2 वर्ड आ गया ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज सा करता है कि पावर स्टेशन तो मान गए कि जो पावर संचरण लाइन है पावर स्टेशन से उठेगी और सब स्टेशन में जाके जुड़ेगी, लेकिन बीच में स्टेप डाउन हो गया तो ये थोड़ा सा मामला अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखिएगा जब सारे ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों, जब इसका विश्लेषण करेंगे तो ये अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा। देखिए पहला क्या कह रहा है कि उत्पादन केंद्र को सर्विस लाइन से कौन सी लाइन जोड़ती है? तो ये लिखेगा ये सेकेंडरी
डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। कौन सी? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। उत्पादन केंद्र, सॉरी ऐसा नहीं, उत्पादन केंद्र को सर्विस लाइन से कोई भी जोड़ ही नहीं सकता, कोई लाइन नहीं जोड़ सकती। सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से, है ना, इसको कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ये होता है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को सर्विस लाइन, ये होती है हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब अगला देखना, अगला क्या कह रहा है कि ग्रिड स्टेशन को सब स्टेशन से कौन जोड़ता है? ये होता है हमारी प्राथमिक, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए, अगर ग्रिड स्टेशन को सब स्टेशन से जोड़ा जाता है तो उसको हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को सर्विस लाइन से जोड़ते हैं तो उसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। फिर सब स्टेशन को जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से जोड़ता है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। पावर स्टेशन को जब स्टेप डाउन सब स्टेशन से जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं फीडर। करेक्ट। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका 229 देखिएगा। 229 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जनित्र का शून्य भार पर वोल्टेज तथा पूर्ण भार पर वोल्टेज एक समान हो तो जनरेटर कौन सा होगा? ऑप्शन देखना कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगी या अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, एसी कंपाउंड जनरेटर। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, किसी जनित्र का शून्य भार पर वोल्टेज और पूर्ण भार पर वोल्टेज एक बराबर है, यानी कि जब उस पर कोई लोड नहीं है, नो लोड है, तो भी वोल्टेज उतना ही वो है उसका टर्मिनल वोल्टेज, और जब इसमें लोड कनेक्ट कर दिया जाता है तो भी उतना ही वोल्टेज होता है। कौन सा जनरेटर है? तो देखिएगा, इसमें दोस्तों एक कम्युलेटिव जनरेटर होता है। क्लियर। कम्युलेटिव जनरेटर, ये जो कम्युलेटिव जनरेटर है ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। कुल 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला लिखेगा, पहला होता है अंडर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर। इसके अलावा दूसरा है लेवल कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर। फिर है दोस्तों ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर। अब देखना, इनका तीनों का गेम अलग अलग है, और कौन से जनरेटर का क्या गेम है? जो ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है, इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है, इसका जो वोल्टेज का मान है, जब इसमें लोड बढ़ाते हैं, है ना, जब दोस्तों इस पे लोड बढ़ाते हैं तो जो वोल्टेज है ये वोल्टेज बढ़ जाती है। ओवर कंपाउंड, जी ये क्या करता है कि ओवर कंपाउंड जनरेटर का जैसे ही हम लोड को बढ़ाते हैं, ठीक है, लोड के बढ़ने से वोल्टेज का मान भी बढ़ जाता है। आप मान के चलिए ये 415 वोल्ट का वोल्टेज पैदा करती है ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज हो गया है ना, जो इसका टर्मिनल वोल्टेज हो गया वो कितना है? 415 वोल्ट। जैसे ही इस जनरेटर में हम लोड कनेक्ट करते हैं तो इसके जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज में दोस्तों वृद्धि हो जाती है, यानी कि वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। अब देखिए लेवल कंपाउंड में क्या होता है, जैसे ही हम इसमें लोड को बढ़ाते हैं, लोड को बढ़ाने से जो इसका टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज बोले तो जो इसका उत्पादन किया हुआ वोल्टेज है ये स्थिर रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ये तो लेवल कंपाउंड का हो गया। अंडर कंपाउंड का क्या पोजीशन है कि अंडर कंपाउंड में जैसे ही हम लोड बढ़ाते हैं, है ना, लोड को बढ़ाएंगे तो जो इसमें वोल्टेज का मान है ये वोल्टेज का मान दोस्तों घट जाता है। क्या? वोल्टेज का मान घट जाता है। दोबारा क्वेश्चनों की तरफ रुख लेते हैं। किसी जनित्र का शून्य भार पर वोल्टेज और पूर्ण भार पर वोल्टेज एक समान हो, कौन सा जनरेटर होगा? देख लीजिए, लेवल कंपाउंड जनरेटर, है ना। ऑप्शन डी कह रहा है कि लेवल कंपाउंड जनरेटर, जो कि करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इस क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, 230 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित सर्किटों में से कौन से सर्किट कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट क्लास के अंतर्गत आते हैं? देखिएगा कि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट क्लास के अंतर्गत कौन से सर्किट आते हैं? फुल सबट्रैक्टर, काउंटर, फुल एडर, जेके फ्लिप फ्लॉप, हाफ एडर।
दोस्तों मानता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल नया होगा आपके लिए, बिल्कुल फ्रेश होगा, लेकिन ये आज के बाद नया नहीं रहेगा, इसका पूरा जानकारी आपके पास होगा। अगर ये कभी आ भी गया गलती से ना एग्जाम में तो छोड़ना मत दोस्तों। देखिएगा जो कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं ये कुल 2 प्रकार के होते हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा पहला कौन सा प्रकार है, तो पहला है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक फंक्शन। अर्थमेटिक लॉजिक फंक्शन के आधार पर काम करने वाली, और दूसरा होती है डाटा ट्रांसमिशन के आधार पर काम करने वाली। अब देखना दोस्तों ये जो अर्थमेटिक लॉजिक फंक्शन है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कौन कौन से सर्किट आते हैं, तो देखिएगा इनमें तो आता है पहला एडर, फिर आता है सबट्रैक्टर, फिर आता है कंपेरेटर, फिर क्या आता है कंपेरेटर। तो ये तो इसका पार्ट हो गया, ये सर्किट है। इनमें कुल कितने सर्किट हैं, देखिए एक तो आता है मल्टीप्लेक्सर, क्लियर। फिर होता है डीमल्टीप्लेक्सर, ये दूसरा हो गया। फिर आता है दोस्तों, इसके बाद आता है यहां पे एनकोडर, इसके बाद है डीकोडर। यानी कि इस डाटा ट्रांसमिशन के आधार पर कुल 4 सर्किट है, और अर्थमेटिक लॉजिकल फंक्शन के आधार पर एडर, सबट्रैक्टर और कंपेरेटर 3 है। अब देखना ये जो हमारी ये जो एडर है ना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एडर भी 2 प्रकार के, एक तो होता है जो बाइनरी संख्याओं को जोड़ने का काम करती है। अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। एडर कुल 2 प्रकार के होते हैं, क्लियर। तो दोस्तों ये जो एडर है ना, ये कुल 2 प्रकार के होते हैं, आप इतना ध्यान रखना, पहला और दूसरा। एक का काम होता है कि बाइनरी संख्याओं को जोड़ना, और दूसरे का काम होता है कि जो बाइनरी संख्याएं अगर एक से अधिक हैं, जैसे बाइनरी संख्या हो गया 1 0, इसको जोड़ना है तो हम दूसरे वाले का प्रयोग करेंगे। और पहला अगर एक बाइनरी संख्या है 1 + 1 को जोड़ना है तो हम पहले वाले एडर का प्रयोग करेंगे। तो आप देख लीजिएगा कॉम्बिनेशन सर्किट में 2 प्रकार के सर्किट है। पहला अर्थमेटिक लॉजिक फंक्शन, डाटा ट्रांसमिशन। इनमें से बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट हैं, एडर, सबट्रैक्टर, कंपेरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डीकोडर। ऑप्शन में मिलान कीजिए, फुल सबट्रैक्टर, बिल्कुल है फुल सबट्रैक्टर। फिर है काउंटर, ये नहीं है, फुल एडर। जी दोस्तों समझ में आ गया मेरे को। एडर एक होता है हाफ एडर और दूसरा होता है फुल एडर। हाफ एडर और फुल एडर, ये 2 प्रकार के एडर हैं। जो हाफ एडर है ये केवल एक बाइनरी संख्याओं को जोड़ता है, जैसे 1 और 1 को जोड़ना है तो हम हाफ एडर का प्रयोग करेंगे। 1 0 1 1 को जोड़ना है तो हम फुल एडर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एडर भी है, फुल एडर भी है, जेके फ्लिप फ्लॉप नहीं है, हाफ एडर बिल्कुल हाफ एडर भी है। यानी कि ए, सी और ई ये सही होने वाला है। अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होता है, केवल ECA, केवल ECA, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल फ्रेश और नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से दोस्तों जितने भी कॉम्बिनेशन सर्किट है ना, इसमें टोटल कॉम्बिनेशन सर्किट आपके सामने है। चलिए दोस्तों अब आप बताइए कि कितना इंटरेस्टिंग क्लास था, कितना मजा आया इस क्लास में, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको नई जानकारी दिए हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना। और पूरे जोश और जुनून के साथ मैं कल सुबह फिर से आपके सामने खड़ा हूंगा दोस्तों।